हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ DSSB के ज्योग्राफी सेगमेंट पर चर्चा कर रहे हैं, यानी आपके DSSB के सिलेबस में मेंशन भूगोल से जुड़े हुए वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उन टॉपिक्स पर हम यहाँ चर्चा करते हैं, उनकी कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं और उन टॉपिक से रिलेटेड वे फैक्ट जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या उन्हें पूछे जाने की संभावना है, उन फैक्ट्स पर भी हम यहाँ चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले ही डिस्कस कर रखे हैं, जैसे हमने दिन रात होना, ऋतुओं में परिवर्तन, सौरमंडल, पृथ्वी की विभिन्न गतियों के बारे में, बल के बारे में, फोल्ड यानी वलन और फॉल्ट भ्रंश, इनका निर्माण कैसे होता है, किन किन घटनाओं से पर्वतों का निर्माण होता है, पठारों का निर्माण होता है, मैदान क्या है, इन सभी के बारे में हमने पढ़ रखा है। आप चाहे तो दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए और आपको ये टॉपिक वहां मिल जाएंगे ताकि आपके कंसेप्ट और अच्छे और बेहतर हो पाए। ठीक है, आज हम किस खास टॉपिक पर चर्चा करेंगे? तो इससे पहले हमने सूर्यातप के बारे में पढ़ा था। ठीक है, वायुमंडल जब हमने पढ़ा था तो वायुमंडल में ही हमने चर्चा की थी किसके बारे में, कि वायुमंडल क्या है और वायुमंडल की विभिन्न परतें कौन कौन सी हैं, और इन विभिन्न परतों में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल और ताप मंडल के बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक, ऐसे ही हमने रासायनिक आधार पर विभिन्न परतों को कैसे बांटा गया है इसे भी हमने पढ़ा है। और फिर हमने पढ़ा था सूर्यातप के बारे में, है ना, सूर्यातप यानी इंसोलेशन के बारे में, इनकमिंग सोलर रेडिएशन के बारे में। सूर्यातप को पढ़ने के क्रम में हमने देखा कि सूर्यातप क्या है, सौर्य स्थिरांक क्या है, इसे भी हमने जाना। ठीक है, ऊष्मा बजट पढ़ा, पृथ्वी का ऊष्मा बजट। हीट बजट क्या है, यानी पृथ्वी में ऊर्जा का संतुलन कैसे स्थापित किया जाता है, कैसे सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है कितने प्रतिशत आती है, कितना प्रतिशत उसमें परावर्तन होता है, किस किस हिस्से से परावर्तन होता है, कौन सी सतह परावर्तन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस कलर की, इसे भी हमने ऊष्मा बजट में देखा था। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं ऊष्मा बजट और सूर्यातप के ही संदर्भ में एक टॉपिक है सौर कलंक, सन स्पॉट्स। ठीक है, जिसे सौर्य कलंक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सौर्य कलंक, या इसे ध्यान रखें सौर्य धब्बा भी कहा जाता है। या आपको इन तीनों में से कुछ भी लिखकर आ सकता है, ध्यान रखिएगा। इसे क्या कहते हैं? सौर कलंक भी आपको लिखा मिलेगा, सौर्य कलंक भी लिखा मिलेगा और सौर्य धब्बा भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, इसे सन स्पॉट्स भी कहते हैं। ठीक है, सौर कलंक या सौर्य कलंक या सौर्य धब्बा। ठीक है, जब हम सौर कलंक की बात करेंगे यानी सन स्पॉट की बात करेंगे तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा है? सूर्यातप, सूर्य की एक लेयर है ना, और उस लेयर के बाद हमने देखा कि कैसे फोटोन के माध्यम से बाहर क्या निकलती है, सूर्य की एनर्जी निकलती है। जब हमने सूर्यातप पढ़ा था तो हमने देखा कि सूर्य का जो अंदर का हिस्सा है या सूर्य का जो सबसे भीतरी हिस्सा है जिसे हम क्या कहते हैं? कोर। कोर में क्या होती है? नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस हीलियम में कन्वर्ट होती है और बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा, ऊर्जा, एनर्जी निकलती है। ये जो एनर्जी है, ये जो ऊष्मा बहुत अधिक मात्रा में निकल रही है, यही एनर्जी बाहर की ओर निकलती है विद्युत चुंबकीय तरंगों की मदद से। विद्युत चुंबकीय के फॉर्म में, तरंगों के फॉर्म में, उनके रूप में ये कहाँ आती है? धरातल पर आती है, पृथ्वी तक आती है ना। और ये पृथ्वी के लिए क्या है? तापमान का स्रोत है, सोर्स है। ठीक है, क्या आपको पता है कि सूर्य पृथ्वी के कितने गुना बड़ा है? जब हम पृथ्वी के व्यास की बात करते हैं तो लगभग 12,756 किलोमीटर उसका व्यास है। ठीक है, पृथ्वी का। और पृथ्वी के 109 गुना ज्यादा बड़ा व्यास है किसका? सूर्य का। ठीक है, सूर्य की यदि हम बात करें तो सूर्य का जो कोर है, जहां पर यह क्रिया चलती है, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होकर बहुत अधिक ऊष्मा निकालता है, इसके ठीक बाद की जो लेयर होती है कोर के बाद की, वह है क्या? प्रकाश मंडल, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं, जिसे कहा जाता है फोटोस्फीयर। ठीक है, कोर के बाद वाली जो परत है उसे क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं। इसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं। क्यों इसे प्रकाश मंडल कहते हैं? देखिए,
जो सूर्य है, सूर्य 4 मंडलों में डिवाइड किया गया है। कैसे 4 मंडलों में डिवाइड किया है कि सूर्य भीतर से बाहर की क्रम में किन किन हिस्सों में डिवाइड है। हमें तो सूर्य कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ना। अब इस हिस्से में, इस आकृति में सूर्य दरअसल किन किन हिस्सों में डिवाइड है, इसे हम पढ़ने वाले हैं। और उसी के बीच में हम पढ़ेंगे सौर कलंक को कि वह कहां पाया जाता है और इसे सन स्पॉट्स क्यों कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो सूर्य है यह 4 मंडलों से निर्मित है, 4 मंडलों से मिलकर बना है। ये 4 मंडल कौन कौन से हैं? सबसे पहले है कोर, सूर्य का सबसे भीतरी हिस्सा, जिसे कहते हैं हम क्या? कोर। ठीक है, फिर आप जैसे ही ऊपर की ओर निकलेंगे या आंतरिक हिस्से से बाहर की ओर आएंगे तो दूसरा हिस्सा है फोटोस्फीयर, जिसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक है, दूसरा हिस्सा है क्या? फोटोस्फीयर। ठीक है, फिर आप और बाहर की ओर आएंगे और तीसरा हिस्सा निकलेगा जिसे बोलते हैं क्रोमोस्फीयर, उसे बोलते हैं क्रोमोस्फीयर। ठीक है, और चौथा लेयर है या सबसे बाहरी सतह है सूर्य की, सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी सतह, सबसे बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? कोरोना। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? कोरोना। तो सूर्य 4 मंडलों में डिवाइड है, जिसे आप कहते हैं 4 उपमंडलों में डिवाइड है। ठीक है, सबसे पहले कोर, सबसे भीतरी हिस्से की बात, जहां पर हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होकर बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकालता है। ठीक है, इसके बाद आता है फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर फोटोन की अधिकता की वजह से, फोटोन की उपलब्धता की वजह से, फोटोन की यहां होने की वजह से इस हिस्से को फोटोस्फीयर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इस हिस्से को फोटोस्फीयर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां फोटोन की अधिकता होती है, फोटोन की उपलब्धता होती है, इस वजह से इसे क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल। यहीं से प्रकाश बाहर की ओर निकलता है। ठीक है, फोटोस्फीयर वाले हिस्से की हम बात करें तो फोटोस्फीयर के आसपास ही वह हिस्सा है जहां पर सौर कलंक पाए जाते हैं, सन स्पॉट्स पाए जाते हैं। ठीक है, जब हम फोटोस्फीयर की बात करेंगे यानी फोटोन की अधिकता की वजह से इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं। यह प्रकाश का स्रोत है, इसके बाद जो एनर्जी बाहर की ओर निकलती है, इस वाले हिस्से से ही हमें क्या होता है? फिर दिखाई देता है, एनर्जी इस तरीके से बाहर की ओर निकलती है। ठीक है, यहां पर बहुत सारा ऐसा हिस्सा है जो क्या है? प्रकाशवान है, प्रकाशित है, साथ में गर्म भी है। ठीक है, यानी यहां गर्म गैसें भी पाई जाती हैं। और गर्म गैसों में, यानी हम गैसों की प्रतिशत की बात करेंगे तो यहां गर्म गैसों में ध्यान रखिएगा, प्रतिशत जो है वह 90 और 10 का है। ठीक है, यानी फोटोस्फीयर की बाहरी हिस्से में क्या है? गैसों की प्रतिशत की जब हम बात करेंगे तो लगभग 90% आपको यहां हाइड्रोजन मिलेगी और 10% हीलियम मिलेगी। ठीक है, जो गैसीय प्रतिशत है फोटोस्फीयर में वह क्या है? लगभग 90% हाइड्रोजन है और लगभग 10% क्या है? हीलियम है। ठीक है, और इस हिस्से में प्रकाशित गैसों के कण पाए जाते हैं, प्रकाशित हिस्सा पाया जाता है जो क्या होता है? गर्म होता है। उस हिस्से को कहते हैं ग्रेनूल। ठीक है, ये सब चीजें, ये छोटे छोटे जो शब्दावलियां हैं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है कई बार आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए, ग्रेनूल क्या है? जब आपसे पूछा जाएगा ग्रेनूल क्या है तो आप इसे कैसे बताएंगे कि कुछ प्रकाशित क्या है? स्पॉट है, या इस प्रकाशित क्षेत्र पाया जाता है किस में? ये इंपॉर्टेंट है, फोटोस्फीयर में। ठीक है, तो जब आप बताएंगे तो आपको क्या बताना पड़ेगा? फोटोस्फीयर वाले हिस्से की बात हम कर रहे हैं। फोटोस्फीयर में ही छोटे छोटे प्रकाशित जो क्या कहते हैं आप? स्पॉट, छोटे छोटे प्रकाशित क्षेत्र आप जिसे कह सकते हैं, तो उस छोटे छोटे प्रकाशित क्षेत्रों को क्या कहते हैं? ग्रेनूल कहा जाता है। ठीक है, प्रकाशित भी है और गर्म वाला क्षेत्र भी है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ग्रेनूल। नाम याद रखिएगा, शब्द खासकर इंपॉर्टेंट है, किस क्षेत्र में है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो और एक और ध्यान रखिए, ये लगभग 300 किलोमीटर तक है, ये फोटोन वाला हिस्सा जो है लगभग 300 किलोमीटर तक। और इस हिस्से में कुछ ब्लैक स्पॉट होंगे, कुछ अंधेरे नुमा, या आप इसे कह सकते हैं डार्क प्लस शीतल, यानी आपको ठंडा, कोल्ड स्पॉट, डार्क प्लस कोल्ड स्पॉट, यही दरअसल सौर कलंक कहलाते हैं। ये इनकी संख्या यहां पर कई हो सकती है, फोटोस्फीयर पे ही होगी, ध्यान रखें, फोटोस्फीयर वाले हिस्से में ही होगी। यानी जो सौर कलंक हैं वे संख्या में कई हो सकते हैं और सौर कलंक
जो तीसरी लेयर है सूर्य की, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोस्फियर। क्या कहते हैं, क्रोमोस्फियर। क्रोमोस्फियर के भीतर होते हैं, यानी सौर कलंक अपने चारों ओर से क्रोमोस्फियर से क्या होते हैं, कवर होते हैं, ढके होते हैं। क्रोमोस्फियर के भीतर ही सौर कलंक पाए जाते हैं। ठीक है, तो सौर कलंक के लिए ध्यान क्या रखना है कि ये गहरे रंग के ठंडे क्षेत्र होते हैं। ठीक है, सौर कलंक की जब आपसे डेफिनेशन पूछे जाए तो आपको एक शब्द ध्यान रखना है, इसके लिए दो शब्द खासकर, कि ये गहरे रंग के कौन से, छोटे छोटे शीतल क्षेत्र होते हैं। शीतल या आप याद रख सकते हैं ठंडा क्षेत्र होते हैं, ठंडे क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो गहरे रंग के शीतल या ठंडे क्षेत्र क्या कहलाते हैं, सौर कलंक कहलाते हैं। और हम सभी जानते हैं सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा है वह कहां से निकलती है, सूर्य कोर से। इसके बाद यह 300 किलोमीटर तक क्षेत्र जो फैला होता है फोटोन का, जहां पे फोटोन की अधिकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल में बहुत सारा ऐसा हिस्सा है जो, प्रकाश मंडल की खास बात की जो क्षेत्र है, प्रकाश मंडल की जो इस सतह है वह एक समान नहीं होती है। यहाँ पर जो छोटे छोटे प्रकाशित क्षेत्र है उन्हें ग्रेनुल कहा जाता है, और वह हिस्सा जहां पर शीतल और गहरा रंग है, यानी वह क्षेत्र जो क्या है, गहरा क्षेत्र है और शीतल है, ठंडा क्षेत्र है, ठंडा भी है साथ में, वह ही है सौर कलंक। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि सौर कलंक का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे होता है। तो सूर्य के भीतर जब डिस्टर्बेंस यानी विक्षोभ उत्पन्न होता है, साथ ही साथ ध्यान रखें केवल विक्षोभ ही नहीं, जब सूर्य के भीतर विक्षोभ उत्पन्न हो और एक्सप्लोजन हो, ठीक है, साथ ही साथ क्या हो, एक्सप्लोजन हो, तो उसकी वजह से ही सौर कलंक का फॉर्मेशन या इनका निर्माण होता है। ठीक है, जितनी अधिक संख्या में सौर कलंक होंगे उतनी अधिक, देखिए एक्सप्लोजन ज्यादा हो रहा है, डिस्टर्बेंस यानी विक्षोभ ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब जब विक्षोभ ज्यादा होगा, डिस्टर्बेंस ज्यादा होगी, एक्सप्लोजन ज्यादा होगा, विस्फोट ज्यादा होगा, तो इसकी वजह से ज्यादा एनर्जी निकलेगी, सौर कलंक की संख्या ज्यादा बढ़ेगी। सौर कलंक की संख्या ज्यादा बढ़ेगी, इसका मतलब है कि बाहर पृथ्वी की सतह पर आने वाला जो प्रकाश है उसकी संख्या भी बढ़ जाएगी, है ना। तो ध्यान रखें, एक्सप्लोजन विस्फोट की वजह से सौर कलंकों की संख्या ज्यादा बढ़ती है, और जब सौर कलंकों की संख्या ज्यादा बढ़ती है तो निकालने वाला जो प्रकाश है या पूरा क्षेत्र है जहां से प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसमें प्रकाश की मात्रा में भी वृद्धि होती है। सौर कलंक कम होंगे यानी विस्फोट कम हो रहा है, एक्सप्लोजन कम हो रहा है, तो प्रकाश भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये बात थी किसके, सौर कलंक के बारे में। सूर्य की ही जो तीसरी लेयर है उसे क्रोमोस्फियर कहते हैं। क्रोमोस्फियर मतलब वह लेयर जो फोटोस्फियर के बाद की लेयर है, ठीक है, और सूर्य से इसकी जो डिस्टेंस है, ध्यान रखें, सूर्य से इसकी जो डिस्टेंस है वह लगभग 10 लाख किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि क्रोमोस्फियर का सूर्य से जो डिस्टेंस है वह लगभग 10 लाख किलोमीटर क्या है, दूर है। 10 लाख किलोमीटर क्या है, दूर है। तो इस 10 लाख किलोमीटर की दूर जो डिस्टेंस है उसके बाद जो लेयर मिलती है उस लेयर को ही क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है क्रोमोस्फियर। ठीक है, जो आपने ब्लैक स्पॉट की बात की, सौर कलंक, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा। सौर कलंक के बारे में आपको ध्यान रखना है, जो सौर कलंक है, मान लीजिए ये सौर कलंक है, ठीक है, सौर कलंक में जो हिस्सा है नीचे भीतर की ओर जो काला है बहुत, यानी बहुत ही शीतल और गहरे रंग का है, इसका जो केंद्रीय हिस्सा है वह क्या होगा, काला होगा, गहरे रंग का होगा। इस केंद्रीय हिस्से को, सौर कलंक के इस केंद्रीय हिस्से को अम्ब्रा कहा जाता है। आपको यह कहीं कहीं उम्ब्रा भी मिल सकता है। ठीक है, इस हिस्से को क्या कहते हैं, उम्ब्रा कहते हैं, उम्ब्रा। ठीक है, और इसका बाहरी हिस्सा जो हल्के रंग का होता है, इसका जो बाहरी हिस्सा हल्के रंग का होता है इसे बोलते हैं प्रेनुम्ब्रा। इसे क्या बोलते हैं, प्रेनुम्ब्रा। ठीक है, स्पेलिंग में कुछ इस तरीके से आएगा, नुम्ब्रा। ठीक है, प्रेनुम्ब्रा। तो सौर कलंक के भी दो हिस्से हैं, एक तो भीतर का जो गहरा काला रंग है, केंद्र वाला हिस्सा है उसे उम्ब्रा बोलते हैं, और उसके बाहर वाले हिस्से को क्या बोला जाता है, प्रेनुम्ब्रा। ठीक है,
ये तो हमने बात की सौरकलंक के बारे में। आगे बढ़ते हैं और हम बढ़ेंगे फोटोस्फीयर के बाद क्रोमोस्फीयर वाले हिस्से को। क्रोमोस्फीयर वाले हिस्से में ध्यान रखें आपको आयन युक्त हाइड्रोजन और हीलियम मिलता है। तो आपको जो क्रोमोस्फीयर वाला हिस्सा है इसमें ध्यान क्या रखना है, क्रोमोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर यानी तीसरी लेयर, यहां पर आयन युक्त हाइड्रोजन व हीलियम मिलती है, या आयन युक्त हाइड्रोजन एवं हीलियम किस हिस्से में पाई जाती है, तब आपको ध्यान रखना है क्रोमोस्फीयर। क्योंकि देखिए प्रश्न है, कुछ भी फ्रेम किया जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो लगभग 10 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस पर सूर्य के केंद्र से 10 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस पर जो लेयर पाई जाती है, जहां पर गैसों की मात्रा तप्त रूप में ही, ध्यान रखें गर्म ही है ये गैसों की मात्रा, जलती हुई जो गैसों की मात्रा है वह लेयर क्या कहलाती है, क्रोमोस्फीयर कहलाती है। क्रोमोस्फीयर में आयन युक्त हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसें पाई जाती है, ठीक है। और सबसे बाहरी हिस्सा यानी सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है, कोरोना कहलाता है। सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी हिस्सा कोरोना कहलाता है। कोरोना में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इस हिस्से में भी तप्त रूप में गैसें पाई जाती हैं, ठीक है। यानी सबसे बाहरी हिस्से को, सूर्य के सबसे बाहरी हिस्से को हम क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। यहां भी तप्त रूप में या तप्त गैसें, गर्म गैसें पाई जाती हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको सूर्य के बारे में, सूर्य के आंतरिक हिस्से के बारे में, आंतरिक हिस्से से जैसे आप बाहर की ओर निकलते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, कौन सा क्षेत्र क्या है, किस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इसे हमने समझा है। फोटोस्फीयर में ही हमने देखा कि कुछ प्रकाशित क्षेत्र भी है, हमने देखा कि कुछ क्या कहते हैं ब्लैक स्पॉट वाले क्षेत्र भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे, साथ में कुछ डेफिनेशन थी जिन्हें आपके लिए जानना जरूरी था। हो सकता है कोई प्रश्न पूछ लिया जाए, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।